गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परीक्षा, ऑन पेज नंबर 52। ये चैप्टर, ये कहानी परीक्षा लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। वो हिंदी के बहुत बड़े और मतलब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उपन्यासकार, हिंदी के ही नहीं बस हिंदी और उर्दू के भी बहुत ही बड़े उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उनकी मौत 1936 में 8 अक्टूबर को हुआ था वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। मुंशी प्रेमचंद जी ऐसी बहुत सारी मुंशी प्रेमचंद जी के ऐसे लिखी हुई ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, उपन्यास मिलेंगे जिनमें वो जनजीवन के सामाजिक और कृषक जीवन या फिर जीवन के नैतिक विचारों में उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ और उपन्यास लिखे हुए हैं जो हमें जीवन की बहुत बड़ी बड़ी सीख देती हैं। तो आज की ये कहानी भी कुछ इसी तरह है जिसका नाम है परीक्षा, ठीक है। तो ये शीर्षक परीक्षा क्यों रखा गया है, क्योंकि इस कहानी में आप जानने वाले हैं किसी एक ऐसे परीक्षा के बारे में। परीक्षा का मतलब क्या होता है? एग्जाम, है ना, एक टेस्ट। तो किसी ऐसे ही परीक्षा के विषय में यहाँ पर बताया गया है जिसका मतलब जिसको आप देखेंगे कि कैसे किसी परीक्षा के बाद किसी का चुनाव होता है और कैसी कैसी परीक्षाएं होती है हमारे जीवन में, ठीक है। तो ऐसे ही एक परीक्षा है यहाँ पर जिसमें चारित्रिक गुणों का, कैरेक्टर का, गुण और दोष का विचार किया गया है इस परीक्षा में, ठीक है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर एक टास्क दिया गया है कि आप मॉनिटर के गुणों को एक कागज पर लिखिए तथा कक्षा के अन्य सदस्यों के साथ उन गुणों की चर्चा कीजिए। मॉनिटर, ठीक है, एक लीडर के अपने क्लास मॉनिटर के या एक लीडर के गुण या दोष के बारे में आपको सोचना है, ठीक है, कि एक लीडर कैसा होता है, उसमें क्या गुण होते हैं, कौन से दोष होते हैं, ठीक है। तो ये एक टास्क पहले ही दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कहानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। लुक एट दिस। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति की सच्ची परख उसके गुणों व उसके संस्कारों से होती है, उसकी वेशभूषा या बाहरी चमक दमक से नहीं। तो इस कहानी का मेन थीम क्या है कि इंसान की परख, कौन इंसान कैसा है, उसकी परख, उसकी परीक्षा, उसकी परख उसके गुणों से होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या कौन कौन से गुण हैं, ठीक है, इस चीज से उसकी परख होती है। उसके संस्कारों से, उसके कल्चर, ठीक है, उसके बिहेवियर से उसका सम्मान या उसका अपमान हो सकता है। उसके बाहरी वेशभूषा से नहीं, मतलब उसके पहनावे से, उसके कपड़े या वस्त्रों या आभूषण से उसका परिचय नहीं हो सकता। उसका परिचय, असली परिचय उसका गुण, उसके गुण, उसके अंदर के गुण, उसके व्यवहार, उसके संस्कारों से ही उसकी पहचान होती है। सबकी पहचान उसके संस्कारों से ही होती है। जिस व्यक्ति में मानवता व परोपकार की भावना है वही एक सच्चा अधिकारी बन सकता है। तो जिसके अंदर चाहे उसकी वेशभूषा, उसके कपड़े चाहे अच्छे न हो, लेकिन अगर उसके अंदर मानवता है, काइंडनेस है, परोपकार की भावना है उसके अंदर, मतलब दूसरों की हेल्प करना वो चाहता है, ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति को सच्चा अधिकारी माना जा सकता है। किसी भी चीज के लिए सम्मान का असली अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण हो, ठीक है। बाहर से वो कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता, वो इंसान कैसा है अंदर से वो ही दिखाई देता है उसके व्यवहार में, और इसी से उसकी असली पहचान होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी, इस कहानी में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ऐसी ही एक परीक्षा के बारे में है ये चैप्टर। तो इस कहानी का नाम परीक्षा क्यों रखा गया है, इसका अंदाजा हमें या इसके बारे में पता चलेगा हमें कहानी के अंत में, है ना। तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे और निर्धारित कर पाएंगे कि इस कहानी का शीर्षक परीक्षा, इस कहानी का टाइटल परीक्षा उचित है या नहीं, या फिर कितने हद तक उचित है, कहाँ तक उचित है, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर की ओर, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो,
जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। तो देखो, रियासत देवगढ़ की, देवगढ़ राज्य में, देवगढ़ रियासत में, देवगढ़ रियासत के मतलब देवगढ़ राज्य के समझ लो दीवान थे सरदार सुजान सिंह जी। ठीक है, तो दीवान मतलब महामंत्री यू कैन से, और वजीर। ठीक है, जो राजा के साथ रहते हैं, उनको सही या गलत का बारे में, सही या गलत के बारे में बताते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो वैसे ही एक देवगढ़ रियासत के दीवान कौन है? सरदार सुजान सिंह जी। वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र काफी हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं। तो अब उन्हें परमात्मा की याद आई। परमात्मा मतलब ईश्वर, भगवान के। तो हम कहते हैं ना, सारी जिंदगी हम काम करते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं, जब अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहता, ज्यादा दिन नहीं रहते इस धरती पर बिताने के लिए, तब हम क्या करते हैं? अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में लोग भगवान का नाम लेना पसंद करते हैं। ठीक है, लोग हज जाते हैं, फिर तीर्थ यात्रा वगैरह में जाते हैं, ताकि वो भगवान के चरणों में अपने बाकी के दिन बिता पाए। तो ऐसा मानते हैं लोग कि मरने के बाद, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो भगवान उन्हें अपने पास बुलाएं, स्वर्ग मिले उन्हें, है ना, ऐसा मानते हैं लोग। इसीलिए बुढ़ापे के दिनों में लोग अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान के चरणों में ही बिताना पसंद करते हैं। तो वैसे ही सरदार सुजान सिंह जी जो दीवान थे देवगढ़ के, उनकी अब उम्र हो जाने के बाद, वो बूढ़े हो जाने के बाद उन्हें परमात्मा की याद आई। वो भी चाहते हैं कि वो अपने जिंदगी के आखिरी दिन भगवान के नाम लेते हुए गुजारे। तो जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। तो कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। तो जैसे ही मतलब उनको अचानक एक दिन मतलब ऐसा लगा कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं, तो उन्हें अब अपना काम काज छोड़कर अपना समय भगवान का नाम लेते हुए बिताना चाहिए। तब वो राजा के पास गए, महाराज के पास, जिस महाराज के वो यू कैन से दीवान, जिस महाराज के पास वो मंत्री थे, जिसके वजीर थे, वो उस महाराज के पास गए और जाकर उन महाराज से बोले कि दीनबंधु मतलब मेरे दिनों के मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। ठीक है, मतलब आदर देके उन्होंने महाराज को कहा कि मैंने, दास ने मतलब उन्होंने अपने आप को, मतलब मंत्री जी ने, दीवान जी ने अपने आप को, ये सरदार सुजान सिंह जी ने अपने आप को क्या बताया? दास बताया। दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की, मतलब इन सुजान सिंह जी ने 40 वर्षों तक महाराज की सेवा की, मंत्री पद में उन्होंने काम किया। लेकिन अब उनकी अवस्था भी ढल गई है। अवस्था मतलब हालत। ठीक है, उनकी हालत या फिर उनकी उम्र, ठीक है, उनका एज काफी हो गया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनकी अवस्था भी ढल गई है। तो राज का कामकाज संभालने की उनके अंदर शक्ति नहीं रही है, अब नहीं रही है उनके अंदर शक्ति। तो कहीं अगर किसी कामकाज करते हुए इस उम्र में अगर कोई भूल चूक हो जाएगी, तो फिर उन्होंने सारी जिंदगी जो मेहनत करके एक नाम कमाया है इस पद के लिए, तो उनकी सारी नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब सारी उम्र तक उन्होंने मेहनत करके जो नाम कमाया है, वो नाम मिट्टी में मिल जाएगी अगर एक भी भूल उनसे इस उम्र में हो गई तो। ठीक है, ये उम्र, बुढ़ापे की उम्र में इंसान के लिए कुछ भी निश्चय नहीं रहता कि उससे कोई भूल हो जाए, उससे कोई भूल हो जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसीलिए उनको ये डर था कि उन्होंने जो इतनी दिनों तक नाम कमाया है, नेकनामी मतलब उन्होंने जो नाम कमाया है वो, ठीक है, उनकी प्रसिद्धि जो उन्होंने आज तक कमाई है, तो वो मिट्टी में न मिल जाए एक भी अगर भूल हो जाएगी तो। इसीलिए वो ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कामकाज छोड़कर वो अब भगवान के चरणों में दिन बिताना चाहते हैं। तो राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। तो दीवान साहब बहुत अनुभवशील थे, मतलब एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, उनके वो बहुत इतने दिनों से वो काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली होगा ना। तो वो बहुत अनुभवशील और नीति कुशल थे, मतलब नियम से काम करते थे, उनको हर काम में पारदर्शी थे। तो उन्हें ये सारा काम करना अच्छी तरह आता था, उनके पास एक्सपीरियंस भी था। तो इन दीवान साहब का राजा साहब बड़ा
सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो राजा साहब ने दीवान जी को बड़ा समझाया कि आप ये नौकरी मत छोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप संभाल लेंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने सब समझाया, लेकिन दीवान साहब नहीं माने। तो आखिर में राजा साहब दीवान साहब की बात मान गए कि वो नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके पद के लिए, दीवान के पद के लिए अब नया दीवान है ना, इस पद के लिए एक नया दीवान ढूंढने की जिम्मेदारी राजा ने सुजान सिंह जी के ऊपर डाल दी कि आप ही इस रियासत के लिए नया दीवान ढूंढेंगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। तो फिर उन्होंने नया दीवान ढूंढने के लिए, जैसे वैकेंसी के लिए नया एड आता है ना पेपर में, वैसे ही उन्होंने वैकेंसी का एड पेपर में डाल दिया। फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ये वैकेंसी का एड आया। देखो क्या था एड में, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। तो क्या लिखा था कि देवगढ़ के लिए एक नया दीवान, सुयोग्य मतलब यथा योग्य, एफिशिएंट दीवान की जरूरत है। तो जो महाशय अपने आप को इस पद के लायक समझते हैं वो वर्तमान में जो दीवान है सरदार सुजान सिंह, उनके पास आए और अपना बायोडाटा, यू कैन से बायोडाटा जमा करें। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर रिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों की रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। तो एड में लिखा भी था कि ये जरूरी नहीं कि नया दीवान जो आए, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो ग्रेजुएट होना, उनको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिष्ट पुष्ट होना चाहिए। मतलब उनके शरीर, उनके शारीरिक, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, रिष्ट पुष्ट होना चाहिए। और उनका 1 महीने तक उनको यू कैन से ट्रेनिंग में जाते हैं ना जब नए जॉब के लिए, तो वैसे ही 1 महीने की ट्रेनिंग यू कैन से, मतलब उनको 1 महीने तक उनके साथ उनको रखा जाएगा, सब उम्मीदवारों को, मतलब एप्लीकेंट को रखा जाएगा। उनके रहन सहन और आचार विचार की देखभाल की जाएगी। तो वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, फिर उनके विचारों को देखा समझा जाएगा, परखा जाएगा। इसी से उनका टेस्ट होगा। ठीक है। तो फिर विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत कम थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंसान के अंदर होना चाहिए। परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है कि नहीं, वो उसका विचार अधिक किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो जो भी इस टेस्ट में पास होंगे, 1 महीने तक उनको देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो इस सब देखने के बाद जिनको वो सब मतलब सुजान सिंह जी जिनको पसंद करेंगे, वही इस टेस्ट में जो सही खरे उतरेंगे उसे ही दीवान के पद पर बिठाया जाएगा। तो नया दीवान वही बन पाएंगे। ठीक है। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। फिर क्या हुआ देखो, जैसे ही एड आई न्यूज़पेपर में, वैसे ही सारे मतलब सब में हलचल मच गई। सभी इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते थे, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी कि उसके पढ़ाई लिखाई के लिए ग्रेजुएट होना भी जरूरी नहीं था। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, तो सभी अप्लाई करना चाहते थे। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, सिर्फ नसीब का खेल, जिसका नसीब चमकेगा वही दीवान बन जाएगा, ऐसा सबको लगता था। तो फिर सैकड़ों आदमी, बहुत सारे लोग अपना भाग्य परखने के लिए, अपना लक ट्राई करने के लिए चल पड़े। इस एप्लीकेशन, इस पद के लिए अप्लाई करने चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। तो दूर दूर से लोग आने लगे। तो वहां पर ऐसा बताया गया है कि नए रंग बिरंगे नए नए लोग
हर जगह से अलग अलग जाति के लोग वहां पर जाने लगे, दूर दूर से लोग जाने लगे, तो वहां पर नए नए लोग दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। हर एक रेलगाड़ी से बहुत सारे एप्लीकेंट्स उतरते, मतलब रेलगाड़ी करके बहुत दूर दूर से लोग रेलगाड़ी करके देवगढ़ पहुंचते इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, चेन्नई से, तो कोई पंजाब से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, मतलब हर दूर दूर से बहुत सारे शहरों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। किसी को मतलब लोग तो अलग अलग तरह का होते हैं ना, कोई देखो कोई नए नए फैशन के कपड़े पहने हुए, एकदम अच्छी तरह फैशन के हिसाब से कपड़े वगैरह पहने हुए, और कोई आया है तो सादगी पर मिटा हुआ, मतलब किसी को कोई एकदम सीधे साधे कपड़ों में आया है सादगी से। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। तो बहुत सारे पंडितों और मौलवी जो होते हैं उन सभी को अपने अपने लक का परीक्षा करने का मौका मिला, तो वो सभी अपना लक आजमाने आ गए। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कानटोप देवगढ़ में अपना सज धज दिखाने लगे। तो अलग अलग लोग दूर दूर से आए हैं, तो हर एक राज्य के अलग अलग पोशाक हैं, अलग अलग पहनावा है, तो इसीलिए कहा गया है कि रंगीन चोगे, मतलब चोगा एक घाघरा टाइप, एक लंबा सा घाघरा तो चलो लड़कियां पहनती हैं, लेकिन ये घाघरे जैसा ही लंबा होता है और एक लंबा पोशाक होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्पेशल लोकेशंस पे लोग पहनते हैं तो उसे रंगीन चोगे चोगे उसे कहा जाता है। तो ढेर सारे अलग अलग रंगों के चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे मतलब शेरवानी वगैरह के साथ जो साइड में एक दुपट्टा जैसा लेते हैं उसे अंगरखा कहते हैं। और कानटोप एक तरह की टोपी होती है जो कानों तक आती है, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों में लोग पहनते हैं। तो ये सारे लोग अलग अलग राज्यों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार के पहनावा कपड़े पहने हुए लोग वहां पर आ गए थे, देवगढ़ में अपना नया सज-धज दिखाने लगे थे, ठीक है। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था। ऑब्वियसली जब जहां पर किसी पद के लिए जब अप्लाई आता है तो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा वही अप्लाई करते हैं, है ना। तो सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। तो सरदार सुजान सिंह ने ये जो उम्मीदवार आए थे, एप्लीकेंट आए थे, उन्हें क्या कहा गया है यहाँ पर? महानुभाव, मतलब महापुरुष, सज्जनों का, ठीक है। इन सज्जनों का मतलब रहने का, उनके आदर सत्कार का, उनके स्वागत का अच्छा इंतजाम किया था सरदार सुजान सिंह जी ने। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। तो सभी के रहने खाने की अच्छी व्यवस्था कर दी गई थी वहां पर। तो सभी लोग अपने अपने कमरे में रहने लगे। उन्हें कहा गया था जैसे कि 1 महीने के लिए वो रहेंगे वहां पर, उनको देखा जाएगा, परखा जाएगा, ठीक है। तो फिर वो सभी लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे 1 महीने के दिन गिना करते थे कि कब 1 महीना गुजरेगा और कब रिजल्ट का दिन आएगा। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मतलब सभी चाहते थे कि वो सिलेक्ट हो जाए, और इसीलिए वो ऐसा दिखाते थे कि अपने जीवन को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मतलब ऐसे कार्य करते थे कि सबको लगे कि वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। सभी मतलब दिखाने की कोशिश करते थे कि वो काफी अच्छे हैं, अपने जीवन को दिखाते थे कि उनका जीवन काफी अच्छा है और जीवन शैली काफी अच्छी है, उनका रहन सहन अच्छा है, उनके विचार अच्छे हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। फिर लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। तो देखो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी कौन होता है? जौहरी जो अनमोल पत्थरों या अनमोल रत्नों का परख करता है ना। तो जौहरी जो अनमोल रत्नों का परख, अनमोल रत्न का
पहचान करता है, अनमोल रत्नों को पहचान लेता है। ठीक है, तो जौहरी यहाँ पर मनुष्य का जौहरी कहा गया है, मतलब इंसान का जौहरी, जो इंसान पहचानता है, जो अच्छे इंसानों को पहचान लेता है, उसे मनुष्य का बूढ़ा जौहरी कहा गया है। तो इसे यहाँ पर मनुष्य का बूढ़ा जौहरी कौन है? यहाँ पर मनुष्य का बूढ़ा जौहरी सरदार सुजान सिंह जी हैं, है ना, वही बूढ़े हैं और उन्हें मनुष्य की अच्छी पहचान है, इंसानों की पहचान है कि कौन इंसान कैसा होता है। ठीक है, कौन कैसा है इस बात की परख वो कर लेते हैं। तो वो मनुष्य का बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ, मतलब दूर से, है ना, अलग बैठा हुआ, सबके ऊपर नजर जमाए हुए थे। ठीक है, जितने भी लोग अपने अपने कमरों में बैठ रहे थे और अपने अपने कमरों में थे, अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे वहां 1 महीनों तक, तो सबके ऊपर सरदार सुजान सिंह की नजर लगी हुई थी। ठीक है, वो उनको परख कर उनमें ढूंढ रहे थे कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। मतलब सारे जो बगुले यहाँ पर हैं, मतलब बगुला और हंस देखने में तो एक ही तरह के होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो वही ढूंढना चाहते हैं कि ये तो सारे, चलो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन इनमें से वो गुणी लोग, वो गुणी व्यक्ति कहाँ छुपा हुआ है। मतलब वो सबसे गुणी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे उन सारे लोगों के बीच, उन सारे उम्मीदवारों के बीच वो सबसे गुणी व्यक्ति के को ढूंढना चाह रहे थे, जो सबसे ज्यादा गुणी होगा। ठीक है, और इसीलिए वो ये वहां पर कहा गया है कि मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी, मतलब सुजान सिंह जी आड़ में बैठा हुआ, मतलब दूर से ही बैठकर उन सबके ऊपर नजर जमाए हुए थे और ढूंढ रहे थे कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है। मतलब इन सारे लोगों में वो सबसे ज्यादा गुणी व्यक्ति कौन है, और ये सब इसकी जांच वो दूर से ही देखकर कर रहे थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। तो देखो, एक दिन क्या हुआ, नए फैशन वालों ने, मतलब जो नए फैशन से चलते हैं या उनका पहनावा या सोच उनकी नए फैशन वाली है, तो उन्होंने आपस में सोचा कि चलो क्यों ना हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। तो ऑब्वियसली हॉकी खेलने के बारे में अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो खुद हॉकी खेलने में अच्छे होंगे। जब हम खुद किसी चीज में अच्छे होते हैं तभी हम बोलते हैं कि चलो ये खेला जाए। अगर किसी को नहीं आएगा तो वो थोड़ी बोलेगा कि चलो ये खेला जाए, क्योंकि अगर वो उसे नहीं आता तो वो हारेगा ही। तो जो जानता है कि वो हार जाएगा, उसे नहीं आता, वो तो नहीं बोलेगा, जिसको आता है वही बोलेगा। तो जिनको आता था हॉकी खेलना, उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि चलो हॉकी का खेल किया जाए। यह भी तो आखिर एक विद्या है। हॉकी का खेल भी तो एक विद्या है ना, एक आर्ट है। तो इसे क्यों छिपा कर रखें? तो इसे क्यों छिपा कर रखना चाहिए, मतलब इस गुण को, हॉकी के खेल के गुण को क्यों छिपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। तो मतलब हो सकता है शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हाथों की सफाई, मतलब कुछ ऐसे कुशलता से खेले कोई, और हो सकता है कि उसके खेलने के तरीके को देखकर सुजान सिंह जी इम्प्रेस हो जाए और उसे नौकरी या उसे दीवान का पद मिल जाए। तो यही वो सोच रहे थे कि संभव है कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। तो फिर खेलने के लिए सब ये सारी बात पक्की हो गई, तय हो गया खेलना। फील्ड बन गया, फील्ड मतलब मैदान जहाँ पर वो खेलेंगे, ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड रेडी हो गया खेलने के लिए और खेल शुरू भी हो गया, हॉकी का खेल। ठीक है, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। तो तब रियासत देवगढ़ राज्य में ये हॉकी का खेल एकदम नई बात थी, उनके लिए एक निराली बात थी, नई बात थी। क्योंकि वहां पर जितने पढ़े लिखे भले मानस, मतलब बड़े बड़े जो अच्छे भले लोग थे, पढ़े लिखे बड़े लोग जो थे, या भले मानस मतलब अच्छे लोग जो थे, वो क्या खेलना पसंद करते थे? वो लोग ताश या चेस जैसे गंभीर खेल, मतलब सीरियस खेल, शतरंज जैसे सीरियस खेल खेलना पसंद करते थे। ये दौड़ धूप वाली खेल जैसे हॉकी वगैरह, फुटबॉल, क्रिकेट, ये दौड़ने वाली खेल उनको बच्चों के खेल लगते थे। मैदानों में जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे बच्चों के खेल उनको लगते थे। फिर क्या हुआ, देखो, खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। तब हॉकी का खेल उस दिन
जब हॉकी का खेल शुरू हो गया और बड़े उत्साह से, उमंग से वो सारे उम्मीदवार खेल खेल रहे थे। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो। तो धावे खेल के अनुसार जब धावा लगाकर लोग बॉल लेकर लोग जब तेजी से दौड़ते तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई लहर बढ़ती चली जा रही थी। इतने सारे लोग थे ना, वो सारे अगर बॉल लेके भागते थे तो लगता है कोई लहर जा रही है, ठीक है, कोई हवा या पानी की जैसे लहर जाती है जोर से, वैसे ही कोई लहर जा रही है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोह की दीवार हो। तो इतनी तेजी से जाने के बाद भी ये इस लहर को, मतलब इतने सारे लोग दौड़कर जा रहे थे, तो दूसरी पार्टी भी तो थी ना उन्हें रोकने के लिए वहां पर। तो दूसरी पार्टी टीम का और दूसरा पार्टी उस लहर को, उस भीड़ आती हुई तेज आती हुई भीड़ को ऐसे रोक लेते थे कि जैसे मानो लोहे का दीवार बना लिया गया हो, ठीक है, जिससे कि वो सारे लोगों की वो लहर रुक गई है, ठीक है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। तो फिर शाम हो गई खेलते खेलते, और वो सारे लोग दौड़ते दौड़ते पसीने से भीग गए थे पूरे, ठीक है, पसीना पसीना हो गए थे। खून की गर्मी, मतलब वो सारे तो जवान लोग थे ना, तो वो उनके खून की गर्मी, जवानों में कहते हैं कि गर्म खून होता है, तो उनकी खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। तो उनकी खून की गर्मी उनके आंखों में दिख रही थी, उनके चेहरे में दिख रही थी, वो कितने जोशीले हैं, ठीक है। खून की गर्मी मतलब जोश, यू कैन से। तो वो कितने जोशीले हैं, वो इनके आंखों में और चेहरे में दिख रही थी। वो सारे खेलते खेलते हांफते हांफते बेदम हो गए थे, ठीक है, वो बहुत हांफ रहे थे। शाम हो गई थी खेलते खेलते, तो इतनी देर तक खेलते खेलते वो हांफने लगे थे। लेकिन हार जीत का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। शाम तक भी हार जीत का फैसला, निर्णय मतलब फैसला, तो हार जीत का डिसीजन अभी तक शाम तक भी नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, कौन जीतता है वगैरह सब हम देखेंगे, पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। फॉर टुडे द क्लास इज ओवर। थैंक यू।